नमस्कार दोस्तों, राजनायक में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं मनोज कुमार आपको एक आज राजनायक के बारे में अवगत कराना चाहता हूं, उनके जीवन के जीवनी के बारे में अवगत कराना चाहता हूं। यूपी का एक लड़का जो मंच पर चढ़ा और पुलिस वाले को उठाकर पटकनी दे दी, क्योंकि पुलिस का वह इंस्पेक्टर कवि को कविता पढ़ने से रोक रहा था। यूपी का एक नौजवान किसान नेता जो कि पहली बार चुनाव जीता और जिस रात उसके घर में चुनाव जीत का जश्न मनाया जा रहा था, उस रात उन पर गोलियां बरसाई गई। यूपी का एक नौजवान जब पहली बार विधायक बना तो पलटकर कभी पीछे वापस नहीं देखा और पहली बार मुख्यमंत्री बनने के लिए उन्होंने अपने ही राजनीतिक गुरु को पटकनी दे दी। राजनीतिक गुरु के साहेबजादे को पटकनी दे दी। यूपी का एक मुख्यमंत्री जो कि सत्ता में वापस लौटने के लिए अपने ही दूसरे राजनीतिक गुरु को दांव लगाने से नहीं झिझका और वह अपने भाई प्रेम में डूब गया। नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार आप सभी को अपने YouTube चैनल के माध्यम से हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी को आज मैं माननीय मुलायम सिंह यादव जी के धरती पुत्र कहे जाने को लेकर के आप सभी को उनके प्रत्येक जनपद से जुड़ी, प्रत्येक जिलों से जुड़ी जानकारियां आप सभी के बीच में प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जो हजारों जुड़ी मनोदांती कहानियां के रूप में आपको प्रस्तुत करने जा रहा हूं। दिल्ली से जब कभी आप कलकत्ता की तरफ आते हैं तो रास्ते में एक शहर पड़ता है, एक कस्बा पड़ता है, एक गांव पड़ता है, जहां हमेशा चहल पहल बनी रहती है और इसी वजह से आपको वहां एक्सीलेटर पर कम और ब्रेक पर ज़्यादा पांव लगा कर रखनी पड़ती होगी, क्योंकि वह जिला है उत्तर प्रदेश के इटावा मैनपुरी क्षेत्र के अंतर्गत जसवंत नगर। जसवंत नगर वह सीट है जो मैनपुरी में आती है। यह शहर हमेशा चुनाव के दौरान चर्चा का विषय बना हुआ रहता है। यह वही शहर है जहां मुलायम सिंह यादव के प्रिय भाई शिवपाल सिंह यादव साइकिल के निशान पर चुनाव जीतकर लखनऊ आते हैं और सरकार बनती है तो उन्हें मंत्री भी बनाया जाता है। और 2024 में चाचा और भतीजे की बहुत अच्छी बॉन्डिंग आपको दिखाई दे रही है, जो लोकसभा चुनाव के अंतर्गत आपको दिखाई दे रही होगी। मुलायम सिंह यादव सन 1967 में पहली बार डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से टिकट का चुनाव जीतकर मुलायम सिंह यादव विधायक परिषद में आते हैं। मुलायम सिंह यादव विधायक बनने के पश्चात राजनीतिक गुरु डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का मुझे एक किस्सा याद आता है, जो कि मैंने काफी पहले किताबों में पढ़ा था। वो किस्सा इस तरह था। राम मनोहर लोहिया उस समय जन आंदोलन और बगावती तेवरों के लिए जाने जाते थे। राम मनोहर लोहिया एक सोशलिस्ट वर्कर थे। राम मनोहर लोहिया एक जन आंदोलनकारी नेता थे। उस दौरान राम मनोहर लोहिया ने फर्रुखाबाद में नहर पानी रेट का आंदोलन लेकर छेड़ा, जिसे नहर रेट आंदोलन के नाम से आज भी जाना जाता है। हजारों लोगों की गिरफ्तारियां हुई। खुद डॉक्टर राम मनोहर लोहिया काफी अरसे तक जेल में बंद रहे, या फिर कहें तो कैद में रहे। वे बार बार आंदोलन क्यों करते हैं? वे चुनाव का इंतजार क्यों नहीं करते हैं? भारतीय लोकतंत्र के सजग प्रहरी को रूप में आपको भी जानना, सुनना और समझना जरूरी चाहिए कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया एक ऐसे शख्सियत थे। उन्होंने उस दौरान पत्रकारों के चुहल में किए गए भाषण को इस तरह से संबोधित किया गया था। उन्होंने कहा था कि जिंदा कौमें 5 साल तक इंतजार नहीं किया करते, जिंदा कौमें 5 साल तक किसी नुमाइंदगे की मोहताज नहीं हुआ करते। जिंदा कौमें की बात करें तो इनके नुमाइंदगे में मुलायम सिंह यादव की बात करें, अखिलेश यादव 4.5 साल तक लंबे इंतजार के बाद उनके सरकार चुटकुले बने और 5.5 मुख्यमंत्रियों वाले सरकार कहा जाने लगा। तो किसी ने कहा चाचाओं की सरकार है, किसी ने कहा मुंह पर भतीजे का मुकुट चिपका हुआ है। अखिलेश यादव सुनते रहे। यूपी की जनता 2024 में समझ चुकी है। असली दशरथ तो मान लिए स्वर्गीय मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी थे, जिन्होंने भारत जैसे राज्य को सुनियोजित ढंग से चलाने वाले पुत्र को जन्म देकर अखिलेश यादव का काम बोलता है। और वो काम आज भी आपको उत्तर प्रदेश में दिखाई देती हो, या कहें एक्सप्रेसवे हो, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे हो, सुखोई लड़ाकू विमान उतरवाना हो, आज भी आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की काम बोलती है। या कहें नहरों की
नहरों की सफाई, गंगा की सफाई, गोमती रिवर फ्रंट वे, बनारस में 24 घंटा विद्युत देना हो, बिजली का प्रसारण करना हो, खेल का प्रसारण करना हो, वहाँ कानपुर में स्टेडियम बनाना हो, बहुत से कार्य। और कभी आप सब ये सब सुने होंगे कि अखिलेश का काम बोलता है, आज वो काम आपको दिखाई भी देता है, क्योंकि रनवे पर सुखोई जैसे लड़ाकू विमान भी उतरते हैं। ये सब काम हमें दिखता है। कैसी थी उनकी शुरुआत? सन 1967 में पहली बार मुलायम सिंह यादव जब विधायक बनते हैं और 1968 में लोहिया जी का देहांत हो जाता है। लोहिया जी का देहांत जिस अस्पताल में होता है, उस अस्पताल का नाम आज डॉक्टर राम मनोहर लोहिया मेमोरियल अस्पताल के रूप में, जो कि दिल्ली में स्थित है। 1968 में ही जब डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के पश्चात 1974 में मुलायम सिंह यादव ने बीकेडी का टिकट से दोबारा चुनाव लड़ा और विधायक बना। इस साल बीकेडी और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का विलय हो गया और नई पार्टी बनी जिसका नाम भारतीय लोकदल रखा गया। इमरजेंसी का दौर आया, तमाम गैर कांग्रेसी नेताओं को जेल में ठूस दिया गया। मुलायम भी इस दौरान जेल गए और तमाम पार्टी, तमाम धाराओं के लोगों से उनकी मुलाकात हुई। इमरजेंसी हटी, विपक्ष के तमाम नेताओं एकजुट होकर जनता पार्टी बनाई, चुनाव लड़े और कांग्रेस को तमाम उत्तर भारत से बुरी तरह से खेद रही। उत्तर प्रदेश में सरकार बनी, जनता पार्टी की सरकार बनी, मुख्यमंत्री बने राम नरेश यादव। मुख्यमंत्री राम नरेश यादव के ही मंत्री पद में मुलायम सिंह यादव ने जसवंत नगर से तीसरी बार विधायक बने, चुनाव जीतकर आया और वह नौजवान राम नरेश यादव की सरकार में सहकारिता और पशुपालन मंत्री बने। पुराने दौर के पत्रकार बताते हैं कि उस दौर में मुलायम सिंह यादव को कोई गंभीरता से नहीं लेता था। सब लोग उनकी जाति के तरफ ही इशारा करते थे और कहते थे बचपन से जो जैसा काम करता था वैसा ही मंत्रालय उन्हें थमा दिया गया है। मुलायम सिंह यादव उस फौज और उस कौम के नेता थे जिन्होंने इन फिक्रों को अपनी ताकत बना ली और हुनर बखूबी से हासिल कर लिया था। सहकारिता मंत्रालय में उन्होंने तमाम बदलाव किए, कोऑपरेटिव कमेटी का रास्ता साफ किया, इससे वंशवाद का रास्ता निकला, क्योंकि इसी सहकारिता के नए कानून के अंतर्गत 1988 में उनके छोटे भाई शिवपाल सिंह यादव ने पहला चुनाव इटावा के जिला सहकारिता बैंक पर कब्जा किया। फिर उस जिला सहकारिता बैंक पर कब्जा करने के पश्चात उसके सहारे धीरे धीरे पूरे प्रदेश में कोऑपरेटिव को अपने लोक में बैठा दिया। आज के तारीख में शिवपाल जी की पत्नी सरला देवी कोऑपरेटिव से जुड़ी हुई है और उनके बेटे आदित्य भी एक बड़े पद पर काबिज है। हमने क्रिकेट और सिनेमा जगत में कई बार ऐसा देखा है कि जब एक महान शख्सियत चले जाते हैं तो उनका पद खाली रह जाता है, लोग छाती पीट कर रोते हैं, जो कि उस महान शख्सियत का जगह कौन भरेगा। तब उस जमीन पर नए कुछ अंकुर खिलते हुए नजर आते हैं। मुलायम सिंह यादव जी की भी राजनीति कद तब ठीक से बढ़ना शुरू हो गया था जब उनके राजनीतिक गुरु चौधरी चरण सिंह जी का देहांत हो गया वर्ष 1987। हालांकि इसके फौरन बाद उनके बनाए पार्टी लोकदल के संगठन पर कब्जा को लेकर चौधरी चरण सिंह जी के बेटे अजीत सिंह और उनके शिष्य मुलायम सिंह यादव के बीच संघर्ष छिड़ गई। इस दौरान एक वाकया ऐसा आया, वीर बहादुर सिंह की कांग्रेस सरकार थी। वीर बहादुर सिंह हमेशा उड़न खटोले पर सवार रहते थे, या तो कभी इलाहाबाद के माननीय सांसद अमिताभ बच्चन जी के साथ चुनाव प्रचार प्रसार करना हो, या फिर फिल्म सिटी मुंबई घूमना हो, या फिर अपनी ही पत्नी का इलाज को लेकर मुंबई जाना हो, और फिर कहीं अक्सर दिल्ली जाना हो। और समय समय पर अखबार में ये होर्डिंग भी आया करती थी, अपने ही प्रदेश, अपने ही सूबे के मुख्यमंत्री अपने ही लखनऊ दौरे पर। यह कितना गहरा तंज रहा होगा कांग्रेसियों के लिए। सूबे का मुख्यमंत्री अपने ही राजधानी में दौरा पर आता है, वो भी महीने में। तब यही मुलायम सिंह यादव जी, जिनके परिवार के बीच बगावत चलते यूपी सरकार में कई चीजें
नहीं बची। सचिवालय में पत्रकारों के शिकायत किया करते थे। बताइए ये कौन सी सरकार है जहां पर सिर्फ एक कानून के मंत्री लखनऊ में मिलता हो। वर्ष 1987 का दौर कुछ आगे बढ़ा। अजीत सिंह जी जो उस वक्त राज्यसभा के सांसद थे, उन्होंने लोकदल में बहुमत में विधायकों को इकट्ठा किया और इस बात के लिए राजी कर लिया कि वे नेता प्रतिपक्ष की सीट में मुलायम सिंह यादव को बेदखल कर मुलायम सिंह यादव को अजीत सिंह के इरादों की भनक लग गई थी। उन्होंने अपनी पार्टी कार्यालयों में और तमाम मीटिंग जगहों पर ताला डलवा दिया, जिस कारण फिर भी वे इसके बावजूद भी अजीत सिंह अपने मंसूबे में कामयाब रहे। कुछ विधायकों को प्रलोभन देकर तथा कुछ विधायकों के अपने पुरानी वफादारी का हवाला देकर एक कागज एवं दस्तावेज पर सिग्नेचर करवा लिया, जिससे उनके विधायक उनके पक्ष में आ गए। कागज गवर्नर को सौंपा गया, विधानसभा अध्यक्ष को सौंपा गया और उसके बाद लोकतंत्र बने। नए लोकदल यानी लोकदल अजीत के नाम से कहा गया एवं दूसरे घड़े को लोकदल ब के नाम से कहा गया, क्योंकि उसके अध्यक्ष हेमावती नंदन बहुगुणा थे। हेमावती नंदन बहुगुणा नाम भर के अध्यक्ष थे। असल में सारी सियासी चुनावी चाल मुलायम सिंह यादव जी चल रहे थे। अचानक बेहद कमजोर पड़ गए, लेकिन यह कमजोरी सिर्फ संख्या भर की थी। विधानसभा के सत्र में अभी भी मुलायम सिंह यादव सबसे ज्यादा आक्रामक होकर गरजते थे और हर तरह के वीर बहादुर सिंह और एनडी तिवारी की सरकार को घेरने की कोशिश किया करते थे। फिर विश्वनाथ प्रताप सिंह ने कांग्रेस को छोड़ दी, जन मोर्चा बनाया। पूरे प्रदेश में बफोर्स घोटाले, तमाम घोटाले की बात सामने आई और कांग्रेसी विरोध माहौल पैदा होने लगा। इस दौर में माडाडोर पे सवार होकर मुलायम सिंह यादव यूपी के गांव देहात में धूल फाकने के लिए निकल पड़े। दोस्तों, अब यह धूल फाकने के पश्चात वे अपनी चुनावी किले को एवं बस्ती को मजबूत कर रहे थे दोस्तों, तथा अपने हाथों को मजबूत कर रहे थे। वह जायजा लेने गांव, शहर, गली, कस्बे, सड़क, मोहल्ले इत्यादि में जाया करते थे। वे रात दिन चुनावी प्रचार प्रसार को छोड़कर अपने राजनीतिक दल, अपने राजनीतिक क्षेत्र, अपने राजनीतिक कर्म को मजबूत किया करने का काम करते थे। दोस्तों, आज मुलायम सिंह यादव जी काफी संगठित रूप से अब मजबूत हो चुके थे। उस दौरान उन्होंने वक्त आया 1989 का, दिसंबर का महीना, देश में लोकसभा चुनाव हुए और विधानसभा चुनाव हुए। लोकसभा के चुनाव में जनता दल राष्ट्रीय मोर्चा बनकर उभरा। उसके बीच उसको ब मोर्चा के साथ दिया, बीजेपी के साथ दिया। कांग्रेस अभी भी सरकार में बड़ी पार्टी के रूप में सरकार बनाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी, तो राजीव गांधी ने राष्ट्रपति को सूचित किया कि हम विपक्ष में रहेंगे। दोस्तों, उधर उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, 421 सीटों का चुनाव हुए और जनता दल 208 सीटों पर चुनाव जीत गई। अब बारी आई मुख्यमंत्री पद की दावेदारी के लिए। मुख्यमंत्री पद के दावेदारी के लिए 3 उम्मीदवार थे। मुख्यमंत्री पद के दावेदारी के लिए उस समय तत्कालीन में 3 उम्मीदवार थे। पहला नाम माननीय मुलायम सिंह यादव, दूसरा नाम अजीत सिंह जी और तीसरा नाम संजय सिंह, अमेठी सियासत के राजकुमार कहे जाने वाले संजय सिंह जी। मुलायम सिंह यादव के साथ जयंत नगर के विधायक के लोकदल समय अपनी फील्डिंग सेट करने के लिए लगे हुए थे। अजीत सिंह को विश्वनाथ प्रताप सिंह का भरोसा था। राजा मांडा को अजीत सिंह ने सपोर्ट किया। जन मोर्चा के दिनों में जब जनता दल विश्वनाथ लाल को बलिया से चंद्रशेखर के बीच प्रधानमंत्री कुर्सी को लेकर रसाकसी चली, तभी उस समय अजीत सिंह अपनी पूरी मुस्तैदी और मजबूती से वेस्टर्न यूपी को अपना आधार के साथ डीपी सिंह के पीछे खड़े पाए। मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का दौरा अलग हिस्सा, जब उन्होंने अपने भाई के लिए, उन्होंने अपने दूसरे भाई, अपने चचेरे भाई के लिए अपने राजनीतिक गुरु को दांव पे रख दिया। 1992 में उन्होंने पहली बार 1990 दौर से जनता दल में टूट हो चुकी थी। चंद्रशेखर के नेतृत्व में एक घड़ा अलग हो चुका था। एक नई पार्टी बनी थी जिसका नाम सजपा था, यानी समाजवादी पार्टी। जनता पार्टी इसलिए भी रखा गया क्योंकि चंद्रशेखर लंबे वक्त से जनता पार्टी का आकार में बहुत छोटी रह गई थी। तब से वे अध्यक्ष पद पर बने रहे थे। दोस्तों,
1993 में काशीराम के साथ गठजोड़ के बाद मुलायम सिंह असंभव से दिखने वाले लक्ष्य को हासिल कर लिया और तमाम जोड़ तोड़ के साथ वे फिर यूपी के सीएम बन गए। कहा जाता है कि जिस तरह से धोखे से मुलायम सिंह जी ने अपने गुरुओं को भी दिए, उसी प्रकार उन्होंने यह पेच के जरिए लखनऊ के सत्ता पर काबिज हुए। एक वैसा ही धोखा उनके साथ भी हुआ। इस बार उन्हें चित करने वाला कोई नहीं बल्कि एक आईएएस ऑफिसर था। हरियाणा से ताल्लुक रखने वाले यूपी कैडर के आईएएस अधिकारी पीएल पुनिया, जो कि बाद में ब्यूरोक्रेसी छोड़कर कांग्रेसी हो गए और सांसद लंबे समय तक रहे, एससी कमीशन के अध्यक्ष भी रहे। पुनिया को मुलायम सिंह यादव की इस रणनीति के तहत मुख्यमंत्री सचिवालय में लेकर आए थे कि वो जाति के दलित है और उनके पार्टी को सपोर्ट बहुजन समाजवादी पार्टी का है, जो दलितों की पार्टी मुखिया, और पीएल पुनिया मुलायम सिंह यादव के काशीराम के बीच पुल का काम किया करते थे। मुलायम सिंह यादव बहुत भरोसा करते थे पीएल पुनिया पर, और बीएसपी की भी नंबर 2, जो कि बीएसपी राज्यसभा सांसद थी, वो अपने मांगों को भी फर्स्ट लिस्ट और फेयर लिस्ट पीएल पुनिया को ही सौंपा करती थी। मुलायम सिंह यादव को यह पता था कि ये राजनीतिक गठजोड़ लंबे समय तक नहीं चलेगा, इसलिए उन्होंने अपने ही दम पर सरकार बनाने का फैसला लिया। जरूरी था 67 विधायकों वाले बासपा को तोड़कर उन्होंने अपना बासपा प्रदेश अध्यक्ष राज बहादुर को तैयार भी कर लिया था। पीएल पुनिया को यह खबर मिल रही थी। फिलहाल बासपा रेस्ट के मूड पर थी, क्योंकि उनके आला कमान यानी काशीराम जी का सेहत बीमार चल रहा था और वह गुड़गांव के इलाज करवा रहे थे गुड़गांव के अस्पताल में। लेकिन ऐसे मौके पर तख्ता पलट हो गया। बीजेपी ने काशीराम को सपोर्ट किया। इसको लेकर मुलायम सिंह यादव खिसियानी बिल्ली की तरह खंबा नोचने वाली कहावत को आला जामा अगली जामा पहनाने लगे। 2 जून 1985 यूपी के कुख्यात गेस्ट हाउस कांड हुआ। कहा जाता है कि सपा से जुड़े गुंडे ने बीएसपी विधायकों का अपहरण करने की कोशिश की, नाकाम रहे। बीजेपी के ब्रह्म दल के नेताओं ने दखल दिया और फिर बाद में गवर्नर मोतीलाल वोरा ने पुलिस को सख्त निर्देश दिए कि मायावती फिर से सत्ता में आई। 1996 का दौर आया। खिस्सा बीजेपी बड़ी पार्टी बनी। 13 दिन की सरकार चली। समर्थन के लिए ज्यादा दल आगे नहीं आए और 13 ही दिन में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार पुनः केंद्र से गिर गई। लोकसभा भंग के दौरान लोकसभा भंग चल रही थी, तब अटल बिहारी के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कारगिल में घुसपैठ हुई। ऑपरेशन विजय हुआ। युद्ध में जीता हुआ नेता आप सभी को मालूम है कि कभी हारा नहीं करते। ऑपरेशन विजय के दौरान अटल बिहारी वाजपेयी ने यूपी के कल्याण सिंह को भीतरघात के बावजूद सरकार में वापसी की। मुलायम सिंह यादव लगभग राजनीति अवसारण में चले गए। उन्होंने फिर 2003 में वापसी की। इस बार अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में राजनीतिक एहसान चुकाया। अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें समर्थन में चल रही मायावती की सरकार को गिरा जाने का आदेश दिया और फिर मुलायम सिंह यादव को जोड़ तोड़कर भरपूर मौके दिए और उनकी सरकार 2007 तक चली। 2012 में अखिलेश काबिज हुए। नई सपा, नई साइकिल, नई उम्मीद के साथ नारा दिया, जो कि मुलायम सिंह यादव किसानों का ख्याल तथा महिलाओं का सम्मान, बाल विकास मंत्रालय का सम्मान, नदियों का सम्मान दिए जाने का और बेरोजगारों को सहानुभूति एवं रोजगार के तहत नए नई योजनाओं का लागू किया गया। बेहतरीन सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में अखिलेश यादव ने जोर दिया और उनका काम बोला। उसके पश्चात तब से अभी तक अखिलेश यादव सत्ता से बाहर हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के साथ उन्होंने गठजोड़ किया है। अब इसके अंतर्गत देखा जाए कि क्या होता है। क्या अखिलेश यादव भावी प्रधानमंत्री के रूप में हम सभी के बीच सामने आते हैं या फिर गठबंधन में उनकी सरकार काफ़ी मजबूती से काम कर रही है, ऐसा हम सब शुभकामनाएं देते हैं। जय हिंद, जय भारत।